चलिए हम देखते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 12 के 11 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे देखेंगे। तो राष्ट्रवाद के इतिहास में प्रायः एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। उदाहरण के लिए हम इटली के निर्माण के साथ गेरिबाल्डी को अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के साथ जॉर्ज वाशिंगटन को और वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के संघर्ष में हो ची मिन्ह को जोड़कर देखते हैं। और इसी तरह महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र का पिता माना जाता है। चूंकि गांधी जी स्वतंत्रता संघर्ष से भाग लेने वाले अब सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित है, अतः उन्हें दिया गया उपयुक्त विशेषण गलत नहीं है। हालांकि वाशिंगटन तथा हो ची मिन्ह की तरह महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन वृत्त उस समाज में ही संवारा और नियंत्रित किया जिस समाज में वे रहते थे। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही महान क्यों न हो, वह न केवल इतिहास बनाता है बल्कि स्वयं ही इतिहास द्वारा बनाया जाता है। और इस अध्याय में 1915 से 1948 के महत्वपूर्ण काल के दौरान भारत में गांधी जी की गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है और यह भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ उनके संपर्कों और उनके द्वारा प्रेरित तथा नेतृत्व किए गए लोकप्रिय संघर्ष की छानबीन करता है। यह अध्याय विद्यार्थी के समक्ष उन अलग अलग प्रकार के स्रोतों को भी रखता है जिनका इस्तेमाल इतिहासकार एक नेता के जीवन वृत्त तथा वह जिन सामाजिक आंदोलनों से जुड़ रहा है वे पुनर्निर्माण में करते हैं। चलिए देखते हैं स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता। तो मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी गृह भूमि वापस आए। इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। यहाँ वे एक वकील के रूप में गए थे और बाद में वे इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बनकर आए। जैसा कि इतिहासकार चंद्र देवनेशन ने टिप्पणी की कि दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी को महात्मा बनाया और दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विद्रोह की अपनी श्रेष्ठ तकनीकी का इस्तेमाल किया, विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया तथा उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जाति और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय का भारत 1893 में जब वे यहाँ गए थे तब के समय से अपेक्षाकृत भिन्न थे। यद्यपि यह अभी भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था, लेकिन अब यह राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय हो गया था। अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थी। 1905 से 7 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से उनमें इसने व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था और इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं का जन्म दिया, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय। ये तीनों लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं। इन तीनों का यह जोड़ उनके संघर्ष के आखिरी भारतीय चरित्र की सूचना देता था, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विद्रोह का समर्थन किया, वहीं उदारवादियों का एक समूह था जो एक क्रमिक और लगातार प्रयास कर रहे विचार का हिमायती था। इस उदारवादियों में गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो गांधी जी की ही तरह गुजराती मूल्य के चंदन में प्रशिक्षित वकील थे। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी और जिससे कि वे इन भूमि और इससे के लोगों को जान सके। उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उद्घाटन समारोह में हुई। इस समारोह में आमंत्रित व्यक्ति में वे राजा और मानव प्रेमी थे, जिनके द्वारा दिए गए दान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया। समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के मुख्य महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी अपेक्षाकृत अज्ञात थे।
उन्हें यहाँ भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर आमंत्रित किया गया था। जब गांधी जी की बोली की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आरे हाथों लिया और उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार है, किंतु उन्होंने वहाँ धनी और सजे सवरे भद्रजनों की उपस्थिति और लाखों गरीबों भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच की विषमता पर अपनी चिंता प्रकट की। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रियों से कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर ले और उन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में न लगा दे। वे कहते हैं गए कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को लेने की अनुमति देते रहेंगे। वो हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। न तो वकील, न डॉक्टर, न ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्सव का अवसर था, क्योंकि यह भारतीय धन और भारतीय प्रयासों के संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना का द्योतक था। लेकिन गांधी जी ने स्वयं की बधाई देने के सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों को उन किसानों और कारीगरों की याद दिलाना चुना जो भारतीय जनसंख्या की अधिसंख्यक हिस्से का निर्माण करने के बावजूद वहां श्रोताओं में अनुपस्थित थे। एक दृष्टि से फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का ही उद्घाटना था, अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो यह वक्तव्य उनकी मंशा भी जाहिर करता है। यह भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों का और अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने की गांधी जी की स्वयं की इच्छा की प्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा थी। उनकी उसी वर्ष के अंतिम माह में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला। दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए एक किसान ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बतलाया। असहयोग की शुरुआत और अंत देखते हैं तो 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को किसान के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी दिलाने में बीता। अगले वर्ष यानी 1918 में गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में 2 अभियानों के संलग्न रहे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद के एक भ्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े की मिलों के काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर स्थितियों की मांग की। इसके बाद उन्होंने खेरा में फसल चौपट होने पर राज्य के किसानों का लगान साफ करने की मांग की। चंपारण, अहमदाबाद और खेरा में की गई पहल से गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी रूप में उभरे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। इसी तरह ये सभी स्थानिक संघर्ष थे। इसके बाद 1919 में औपनिवेशिक शासकों ने गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिससे वे कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे। 1914 से 18 के महान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों की जारी रखा गया। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानों तथा स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया था और पंजाब में विशेष रूप से कारा विद्रोह हुआ, जहां के बहुत सारे लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी और अब अपनी सेवा के बदले वे इनाम की अपेक्षा कर रहे थे। लेकिन उनकी
इसकी जगह उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया और पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया। स्थानीय कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रांत की यह स्थिति धीरे धीरे और तनावपूर्ण हो गई तथा अप्रैल 1919 में अमृतसर में यह खून खराबों के चरमोत्कर्ष पर ही पहुंच गई जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया। तब जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने लगे। हत्याकांड के 400 से अधिक लोग मारे गए और रॉलेट सत्याग्रह में ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए। इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग कर दी, जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करना चाहते थे, और उनसे आग्रह किया गया कि वे स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय न जाए तथा कर न चुकाएं। अपेक्षा संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ शैक्षिक संबंधों के परित्याग का पालन करने को कहा गया। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाएगा तो भारत एक वर्ष के भीतर में स्वराज प्राप्त कर लेगा। अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला दिए, जो हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामवाद के प्रतीक खिलाफ की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था। देखते हैं एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी देखते हैं। तो गांधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। इन आंदोलनों ने निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्रवाई के बहाव को उन्मुक्त कर दिया था और ये चीजें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चले गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 196 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख कार्य दिवस का नुकसान हुआ। देहात भी असंतोष से आंदोलित हो रहा था। उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों में वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सम्मान ढोने से मना कर दिया। इन विद्रोह आंदोलनों को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया। किसानों, श्रमिकों और अन्य ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की तथा औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग के लिए उन्होंने ऊपर से प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने के बजाय अपने हितों से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल कर कार्रवाई की। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखन लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया और असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवादी परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह शासन के लिए एक प्रशिक्षण था। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज्य की नींव हिल गई। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पुरवा के एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड में हुई पुलिस वालों की जान चली गई और हिंसा की इस कार्यवाही से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। उन्होंने जोर दिया किसी भी तरह की उत्तेजना को निहरते और एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। जज ने टिप्पणी की कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैं आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप उन
उनमें से भिन्न श्रेणी के हैं और इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहाँ एक की राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं वे भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। चूंकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्षों की जेल में सजा सुनाना आवश्यक था, लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा कि यदि भारत के घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा की इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो इससे मुझे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं होगा। फिर देखते हैं कुछ अवशेष है। खिलाफत आंदोलन क्या था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 तक चला था। तो खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था और इस आंदोलन की निम्नलिखित मांगे थी। पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खिलाफत का नियंत्रण बना रहे। जजीरात उल अरब यानी अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे तथा खिलाफत के पास इतने क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रखने के युग बन सके। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की। फिर देखते हैं जन नेता देखते हैं। तो 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया और इस प्रकार फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में दिए गए वादे को उन्होंने पूरा किया। अब यह व्यवसायिकों और बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रह गया था, अब हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों में भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। इनमें से कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए उन्हें अपना महात्मा कहने लगे। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि गांधी जी की उनकी ही तरह के वस्त्र पहनते थे, उनकी ही तरह रहते थे और उनकी ही भाषा में बोलते थे। अन्य नेताओं की तरह वे सामान्य जनसमूह से अलग नहीं दिख रहे थे, बल्कि वे उनसे सहानुभूति रखते तथा उनसे घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर लेते थे। सामान्य जन के साथ इस तरह की पहचान अपने वस्त्रों के विशेष रूप से परिलक्षित होते थे और जहां अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट अथवा भारतीय बंद गला जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे, वहीं गांधी जी लोगों के बीच एक साधारण धोती में जाते थे। इस बीच प्रत्येक दिन का कुछ हिस्सा वे चरखा चलाते में बिताते। अन्य राष्ट्रवादियों को भी उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। सूत कातने के कार्य में गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की। इतिहासकार शाहिद अमीन ने एक मंत्र मुक्त कर देने वाले अध्याय में स्थानीय प्रेस द्वारा ज्ञात रिपोर्टों और अफवाहों के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के मन में महात्मा गांधी की जो कल्पना थी उसे दृढ़ निकालने की कोशिश की। फरवरी 1921 में जब वे इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो हर जगह भीड़ ने उनका बड़े प्यार से स्वागत किया। उनके भाषणों के दौरान कैसा माहौल होता था, इस पर गोरखपुर के एक हिंदू समाचार पत्र में यह रिपोर्ट लिखी थी। भटनी में गांधी जी ने स्थानीय जनता को संबोधित किया और इसके बाद ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। नूनखार, देवरिया, गौहरी बाजार, चौड़ी चौरा और कुसुमही स्टेशनों पर 15 से 20 हजार से कम लोग नहीं थे। महात्मा जी कुसुमहीर के दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और क्योंकि जंगल के बीच स्थित होने के बावजूद उस स्टेशन पर 10,000 से कम लोग नहीं थे। प्रेम में अभिभूत होकर कुछ लोग रोते हुए देखे गए। देवरिया में लोग गांधी जी को भेन्यू यानी दान देना चाहते थे, किंतु इससे उन्होंने उनसे गोरखपुर में देने को कहा, लेकिन चौड़ी चौरा में एक मरवाड़ी सज्जन ने किसी तरह उन्हें कुछ दे दिया। इसके बाद यह क्रम रुका ही नहीं, एक चादर फैला दी गई जिस पर रुपयों और सिक्कों की बारिश होने लगा। यह दृश्य था गोरखपुर स्टेशन के बाहर। महात्मा एक ऊंची गाड़ी पर खड़े हो गए और लोगों ने कुछ मिनटों के लिए उनके दर्शन कर लिए। गांधी जी
जहाँ भी गए वहीं उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैल गई। कुछ स्थानों पर यह कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुख तकलीफों में सुधार के लिए भेजा गया है और तथा उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत करने की शक्ति है। कुछ अन्य स्थानों पर यह दावा किया गया कि गांधी जी की ये शक्ति अंग्रेज बादशाह से उत्कृष्ट है और यह कि उनके आने से औपनिवेशिक शासक जिले से भाग जाएंगे। गांधी जी का विद्रोह करने वालों के लिए भयंकर परिणाम की बात बताती कहानियां भी थी। इस तरह की अफवाहें फैल गई। गांधी जी की आलोचना करने वाले गांव के लोगों के घर रहस्यात्मक रूप से घिर गए अथवा उनकी फसल चौपट हो गई। गांधी बाबा गांधी महात्मा अथवा अन्य महात्मा जैसे अलग अलग नामों से ज्ञात गांधी जी के भारतीय किसान के लिए एक उदाहरण के समान थे, जो उनकी ऊंची करो और दमनात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले और उनके जीवन में मान मर्यादा और स्वायत्तता वापस लाने वाले थे। गरीबों विशेषकर किसानों के बीच गांधी जी की ये अपील को उनकी सात्विक जीवन शैली और उनके द्वारा धोती तथा चरखा जैसे प्रतीकों को विवेकपूर्ण प्रयोग से बहुत बल मिला। जाति से महात्मा गांधी एक व्यापारी और पेशे से वकील थे, लेकिन उनकी सादी जीवन शैली तथा हाथों से काम करने के लिए प्रति उनके लगाव की वजह से वे गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति रखते थे तथा बदले में वे लोग गांधी जी से सहानुभूति रखते थे। जहां अधिकांश अन्य राजनीतिक उन्हें कृपा की दृष्टि से देखते थे, वहीं ये न केवल उनके जैसा दिखने बल्कि उन्हें अच्छी तरह समझने और उनके जीवन के साथ स्वयं को जोड़ने के लिए सामने आते थे। महात्मा गांधी का एक अनुरोध निसंदेह कपट से मुक्त था और भारतीय राजनीति के संदर्भ में तो बिना किसी पूर्व उदाहरण के यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद के आधार को और व्यापक बनाने के उनकी सफलता का राज उनके द्वारा सावधानी पूर्वक किया गया संगठन था। भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएं खोली गई। रजवाड़े में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजामंडलों को एक श्रृंखला स्थापित की गई। गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का संचार शासकों की अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा में करने की प्रोत्साहित किया। इस प्रकार कांग्रेस की प्रांतीय समिति या ब्रिटिश भारत की कृत्रिम समितियों की अपेक्षा भाषाई क्षेत्रों पर आधारित थी। इस अलग अलग तरीकों से राष्ट्रवाद देश के दूर हिस्सों तक फैल गया, जहां और अब इससे वे सामाजिक वर्ग भी शामिल हो गए जो अभी तक इससे अछूत थे। अब तक कांग्रेस के समर्थकों में कुछ बहुत ही समृद्ध व्यापारी और उद्योगपति शामिल हो गए थे। भारतीय उद्यमियों ने यह भी बात जल्द ही समझ ली कि उनके अंग्रेज प्रतिद्वंदी आज जो लाभ पा रहे हैं, स्वतंत्र भारत में ये चीज़ें समाप्त हो जाएगी। जी.डी. बिरला जैसे कुछ उद्यमी ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, जबकि अन्य ने ऐसा मौन रूप से किया। और इस प्रकार गांधी जी के प्रशंसकों में गरीब किसान और धनी उद्योगपति दोनों ही थे। हालांकि किसानों द्वारा गांधी जी के अनुकरण करने के कारण उद्योगपतियों के कारणों से कुछ भिन्न और संभवतः परस्पर विरोधी थे। हालांकि गांधी जी की स्वयं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन गांधीवादी राष्ट्रवाद का विकास बहुत हद तक उनके अनुयायियों पर निर्भर करता था। 1917 और 1922 के बीच भारतीयों के एक बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। उनमें महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कमाल आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और श्री राजगोपालाचारी शामिल थे। गांधी जी के ये घनिष्ठ सहयोगी विशेष रूप से भिन्न भिन्न क्षेत्रों के साथ ही भिन्न भिन्न धार्मिक परंपराओं से आए थे और उनके बाद उन्होंने अनगिनत अन्य भारतीयों को अंग्रेज से शामिल होने
कांग्रेस में शामिल होने और इसके लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए और अब उन्होंने अपना ध्यान घर में है बुने कपड़े यानी खादी को बढ़ावा देने तथा छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। गांधी जी राजनीतिक जितने थे उतने ही वे समाज सुधारक थे। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के योग्य बनाने के लिए भारतीयों को बाल विवाह और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त करना होगा और एक मत के भारतीयों को दूसरे मत के भारतीयों के लिए सच्चा संयम लाना होगा और इस प्रकार उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द पर बल दिया। इसी तरह आर्थिक स्तर पर भारतीयों को स्वावलंबी बनना सीखना होगा। ऐसा करके उन्होंने समुद्र पार से आयातीय मिल में बने वस्त्रों के स्थान पर खादी पहनने के महत्व पर जोर दिया। कुछ स्रोत है देखते हैं। स्रोत देखते हैं चमत्कारी और अविश्वसनीय देखते हैं। तो संयुक्त प्रांत के स्थानीय समाचार पत्रों में उस समय फैली गई अफवाहों दर्ज है। ये अफवाहें थी कि जिस किसी भी व्यक्ति ने महात्मा जी की शक्ति को परखना चाहा उसे अचंभा हुआ। बस्ती गांव के सिकंदर साहू ने फरवरी को कहा कि वह महात्मा जी में तब विश्वास करेंगे जब उनके कारखाने यानी जहां गुड़ का उत्पादन होता था कारखाने में गन्ने के रस में से भरा कराहा यानी उबलता हुआ 2 भाग में टूट जाएगा। लेकिन तुरंत ही कराहा वास्तव में बीच में से ही 2 हिस्सों में टूट गया। उसके बाद एक देखते हैं आजमगढ़ में एक किसान ने कहा कि वह महात्मा जी की प्रामाणिकता में तब विश्वास करेगा जब उसके खेत में लगाए गए गेहूं तिल में बदल जाएंगे। अगले दिन उस खेत का सारा गेहूं तिल बन गया। फिर स्रोत देखते हैं ऐसी अफवाहें थी कि महात्मा गांधी का विरोध करने वाले लोग निरपवाद रूप से किसी न किसी त्रासदी का शिकार हुए थे। गोरखपुर में एक सज्जन ने चरखा चलाए जाने की आवश्यकता पर प्रश्न उठाया और उनके घर में आग लगा दी। अप्रैल 1921 में उत्तर प्रदेश के एक गांव में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। किसी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। जुआ खेल रहे समूह में से एक ने रुकने से माना कर दिया और गांधी जी को अपशब्द कहा। अगले दिन उसकी बकरी को उसके ही 4 कुत्ते ने काट खाया। और गोरखपुर के एक गांव में किसानों ने शराब पीना छोड़ने का निश्चय किया। एक व्यक्ति अपने निश्चय पर कायम नहीं रहा और जब वह शराब की दुकान की तलाश में जा रहा था तो उसके रास्ते में रो की बारिश होने लगी और ज्यों ही उसने गांधी जी का नाम लिया रोड़े की बारिश बंद हो गई। चरखा देखते हैं तो महात्मा गांधी आधुनिक युग जिसमें मशीनों में मानव की गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया था के घोर आलोचक थे। उन्होंने चरखा को एक ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जिसमें मशीनों और प्रौद्योगिकी को बहुत महिमा मंडल नहीं किया गया। इससे भी अधिक चरखा गरीबों की पूरक आमदनी की प्रदान कर सकता था तथा उन्हें स्वावलंबित बना सकता था। मेरी पति मशीन के प्रति सनक से है। यह सनक श्रम बचाने वाले मशीनरी के लिए है। ये तब तक बल बचाते रहेंगे जब तक कि हजारों लोग बिना काम के और भूख से मरने के लिए सड़कों पर न फेंक दिए जाएंगे। और मैं मानव समुदाय के किसी एक हिस्से के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए समय और श्रम में बचाना चाहता हूँ। मैं धन का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं बल्कि सभी के हाथों में करना चाहता हूँ। ये है यंग इंडिया 13 नवंबर 1924 में गांधी जी ने कहा था। फिर खद्दर मशीनरी को नष्ट नहीं करना चाहता बल्कि यह उनके प्रयोग को नियमित करता है कि और इसके विकास को नियंत्रित करता है। यह मशीनरी का प्रयोग सर्वाधिक गरीब लोगों के लिए उनकी अपनी झोपड़ियों में करता है। पहिया अपने आप में ही मशीनरी का एक उत्कृष्ट नमूना है। फिर देखते हैं नमक सत्याग्रह नज़दीक से एक नज़र हम देखेंगे
असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्ष बाद महात्मा गांधी ने अपने को समाज सुधार कार्यों पर केंद्रित रखा। 1928 में उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची। उस वर्ष सभी श्वेत समुदाय वाले साइमन कमीशन, जो कि उपनिवेश के उपस्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था, के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था। गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, पर उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था। तथा इसी वर्ष बरदौली में होने वाली एक किसान सत्याग्रह के साथ ही उन्होंने ऐसा किया था। और 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर और शहर में किया। यह अधिवेशन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव, जो युवा पीढ़ी के नेतृत्व को छड़ी सौंपने का प्रतीक था, और पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा अब राजनीति की गति का एक बार फिर बढ़ गई थी। 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गांधी जी ने स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इस दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यानी स्वतंत्रता की उद्घोषणा सभी गांवों और सभी शहरों, यहाँ तक कि अच्छा लोग और सभी अच्छा होगा, यानी यहाँ तक कि शहरों तक, यानी अच्छा होगा कि अगर सभी जगहों पर एक ही समय में संगठित हो तो अच्छा होगा। गांधी जी ने सुझाव दिया कि नगाड़े पीटकर पारंपरिक तरीके से संगठित के समय की उद्घोषणा की जाए, राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाने से समारोह की शुरुआत की जाए और दिन का बाकी हिस्सा किसी रचनात्मक कार्य में, चाहे वह सूतकांताई हो अथवा अछूतों की सेवा अथवा हिंदुओं और मुसलमानों का पुनर्मिलन अथवा निर्देश कार्य अथवा ये सभी एक साथ करने में व्यतीत होगा, और यह असंभव नहीं है। इससे भाग लेने वाले लोग दृढ़तापूर्वक यह प्रतिज्ञा लेंगे कि अन्य लोगों की तरह भारतीय लोगों की भी स्वतंत्रता और अपने कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने एक अहरणीय अधिकार है, और यह कि यदि कोई भी सरकार लोगों को यह अधिकारों से वंचित रखती है या उनका दमन करती है तो लोगों को उन्हें बदलने अथवा समाप्त करने का भी अधिकार है। डांडी देखते हैं तो स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की कि ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसमें नमक के उत्पादन और बिक्री पर राज्य को एक अधिकार दे दिया, को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। नमक एक अधिकार के जिस मुद्दे का उन्होंने चयन किया था वह गांधी जी की कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण था। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू उपयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया और इस तरह उन्हें दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। नमक पर राज्य का एकाधिपत्य बहुत लोकप्रिय था और इसी को निशान बनाते हुए गांधी जी अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को संगठित करने के बारे में सोच रहे थे। अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया था, किंतु अंग्रेजी राज्य को नहीं। हालांकि गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी, किंतु इरविन उनकी इस कार्रवाई के महत्व को न समझ सके। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। 3 हफ्ते बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया और इसी बीच देश के अन्य भागों में समानांतर नमक यात्रा आयोजित की गई। यह है 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा की समाप्ति पर सत्याग्रही प्राकृतिक नमक को उठाते हुए। असहयोग आंदोलन की तरह अधिकृत रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी विद्रोह की असंख्य धाराएं थी। देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया, जिसके कारण वे और उनके मवेशी और उनकी जंगलों में नहीं जा सकते थे, जहां एक जमाने में बेरोक
बेरोक टोक घूमते थे और कुछ कास्बों में फैक्ट्री कामगार हड़ताल पर चले गए। वकीलों ने ब्रिटिश आंदोलनों का बहिष्कार कर दिया और विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया। 1920 से 1922 के तरह इस बार भी गांधी जी के आह्वान में तमाम भारतीय वर्गों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया और जवाब में सरकार असंतुष्टों को हिरासत में लेने लगी और नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वाले में गांधी जी भी थे। समुद्र तट की ओर गांधी जी की यात्रा की प्रगति का पता उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात पुलिस अफसरों द्वारा भेजी गई गोपनीय रिपोर्ट से लगाया जा सकता है और इन रिपोर्टों में रास्ते के गांवों में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण भी मिलते हैं, जिनमें उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से आह्वान किया था कि वे सरकारी नौकरियां छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो जाए। वासना नामक गाँव में गांधी जी ने ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप स्वराज्य के हक में आवाज उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ नमक कर या अन्य करों को खत्म हो जाने को वो आपको स्वराज्य नहीं मिल जाएगी। स्वराज्य के लिए आपको अपनी उन गलतियों का प्रायश्चित करना होगा जो अपने अछूतों के साथ की है। स्वराज्य के लिए हिंदू मुसलमान फारसी और सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये स्वराज्य की सीढ़ियाँ है। पुलिस के जासूसों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि गांधी जी की सभाओं में तमाम जातियों के औरत मर्द शामिल हो रहे हैं। उनका कहना है कि हजारों वॉलंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आ रहे हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन में अपने पर्दों से इस्तीफे दे दिए थे और सरकार को वो भेजी। अपनी रिपोर्ट में जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट यानी पुलिस अधीक्षक ने लिखा था कि श्री गांधी शांत और निश्चित दिखाई दिए। वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। नमक यात्रा की प्रगति की एक और स्रोत से भी समझा जा सकता है। अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम को गांधी जी की कदकाठी पर हंसी आती थी। पत्रिका ने उनके तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों का खूब मजाक उड़ाया गया। इस यात्रा के बारे में उनकी पहली रिपोर्ट में ही टाइम ने नमक यात्रा के मंजिल तक पहुंचने पर अपनी गहरी शंका व्यक्त कर दी थी। उसने दावा किया कि दूसरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी जी जमीन पर पसर गए थे। पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि मरियर साधु के शरीर में और आगे जाने की ताकत बची है, लेकिन एक हफ्ते में ही पत्रिका की सोच बदल गई। टाइम ने लिखा कि यह इस यात्रा को जो भारी जन समर्थन मिल रहा है और उसमें अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचने कर दिया गया और अब वे भी गांधी जी को वो ऐसा साधु और राजनेता कहकर सलामी देने लगे जो ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। फिर इसके बाद स्रोत देखते हैं। स्रोत है नमक सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो देखते हैं नमक विद्रोह का प्रतीक क्यों और इसके बारे में महात्मा गांधी ने क्या लिखा। दिन प्रतिदिन प्राप्त होने वाले सूचनाओं से पता चलता है कि कैसे अन्यायपूर्ण तरीके से नमक कर को तैयार किया गया। बिना कर जो कभी कभी नमक के मूल्य का 14 गुना तक होता है, यानी आधा किए गए नमक के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार उस नमक को जिससे वह लाभ पर नहीं बेच पाती थी नष्ट कर देती थी। अतः यह राष्ट्र को अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर कर लगाती है। यह जनता को इसके उत्पादन से रोकती है और प्रकृति ने जिससे बिना किसी श्रम के उत्पादित किया है उसे नष्ट कर देती है। अतः किसी भी वजह से किसी चीज को स्वयं प्रयोग न कर पाने तथा अन्य को वो भी उसका प्रयोग न कर देने तथा ऐसे में उस चीज को नष्ट कर देने की इस अन्यायपूर्ण नीति को किसी भी विश्लेषण द्वारा नहीं बताया जा सकता। विभिन्न स्रोतों से मैं भारत के सभी भागों में इस राष्ट्र संपत्ति को बेलगाम ढंग से नष्ट किए जाने की कहानियां सुन रहा हूँ। टनों न सही पर कई मन नमक कोकर तट पर नष्ट कर दिए गया बताया गया है और डांडी से भी इस तरह की बातें का पता चलता है कि जहाँ कहीं भी
ऐसे क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग हेतु प्राकृतिक नमक उठा ले जाने की संभावनाएं दिखाती है, वहां तुरंत अधिकारी नियुक्ति कर दिए जाते हैं जिनका एकमात्र कार्य विनाश करना होता है। इस प्रकार बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा को राष्ट्रीय खर्चे से ही नष्ट किया जाता है और लोगों के मुंह से नमक छीन लिया जाता है। नमक एक अधिकार का एक से चौतरफा अभिशाप है। यह लोगों को बहुमूल्य सुलभ ग्राम उद्योग से वंचित करता है। प्रकृति द्वारा बहुतायात में उत्पादित संपदा का यह अतिशय विनाश करता है। इस विनाश का मतलब ही है कि और इस विनाश का मतलब ही है और बाधित राष्ट्रीय खर्च। चौथा, और इस मूर्खता का चरमोत्कर्ष भूखे लोगों से 1000% से अधिक की उद्गाही है। सामान्य जन की उदासीनता की वजह से ही लंबे समय से यह कर अस्तित्व में बना रहा। आज जनता पर्याप्त रूप से जग चुकी है, अतः इस कर को समाप्त करना होगा। कितनी जल्द इसे खत्म कर दिया जाएगा यह लोगों की क्षमता पर निर्भर करता है। फिर दूसरा देखते हैं, कल हम नमक कर कानून तोड़ेंगे। तो देखते हैं 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में कहा था, जब मैं अपने साथियों के साथ दांडी के इस समुद्र तटीय टोले की तरफ चल रहा था तो मुझे यकीन नहीं था कि हमें यहाँ तक आने दिया जाएगा। जब मैं साबरमती में था तब भी यह अफवाह थी कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। तब मैंने सोचा कि सरकार मेरे साथियों को तो दांडी तक जाने देगी, लेकिन मुझे निश्चय ही यह छूट नहीं मिलेगी। लेकिन यदि कोई यह कहता कि इससे मेरे हृदय में अपूर्ण आस्था का संकेत मिलता है तो मैं इस आरोप को नकारने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसमें शांति और अशांति का कम हाथ नहीं है। इस सत्ता को सब महसूस करते हैं। अगर सरकार चाहे तो वह अपने इस आचरण के लिए अपनी पीठ थपथपा सकती है, क्योंकि सरकार चाहती तो हम में से हर एक को गिरफ्तार कर सकती थी। जब सरकार यह कहती है कि उसके पास शांति की सेना को गिरफ्तार करने का साहस नहीं था तब तो हम उसी की प्रशंसा करते हैं। सरकार को ऐसी सेना की गिरफ्तारी में शर्म महसूस होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करने में शर्मिंदा महसूस करता है जो उसके पड़ोसियों को भी रास नहीं आ सकता, तो वह एक शिष्ट सभ्य व्यक्ति है। सरकार को हमें गिरफ्तार न करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए, भले ही उसने विश्व जनमत का ख्याल करके ही यह फैसला क्यों न लिया हो। कल हम नमक कर कानून तोड़ेंगे। सरकार उसको बर्दाश्त करती है कि नहीं, यह सवाल अलग है। हो सकता है कि सरकार हमें ऐसा न करने दे, लेकिन उसने हमारे जत्थे के बारे में जो धैर्य और सहिष्णुता दिखाई है उसके लिए यह अभिनंदन की पात्र है। यदि मुझे और गुजरात और देश भर के सारे मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या होगा? यह आंदोलन इस विश्वास पर आधारित है कि जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की जरूरत उसकी नेता की जरूरत नहीं रह जाती। फिर एक देखते हैं पृथक निर्वाचन के बारे में समस्या देखते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचित प्रस्ताव के खिलाफ अपनी दलील पेश करते हुए कहा, अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान करने में उनकी दास्ता स्थायी रूप ले लेगी। क्या आप चाहते हैं कि अस्पृश्यता हमेशा अस्पृश्य ही बने रहे? पृथक निर्वाचिका से उनके प्रति कलंक का यह भाव और मजबूत हो जाएगी। जरूरत इस बात की है कि अस्पृश्यता का विनाश किया जाए और जब आप यह लक्ष्य प्राप्त कर लें तो एक अड़ियर श्रेष्ठ वर्ग द्वारा एक दमतर वर्ग पर थोप दी गई यह अवैध व्यवस्था की समाप्त हो जाएगी। जब आप इस अवैध प्रथा को नष्ट कर देंगे तो किसी को पृथक निर्वाचिका का आवश्यकता ही कहाँ रह जाएगी। तो चलिए देखते हैं संवाद देखते हैं। तो नमक यात्रा कम से
कम 3 कारणों से उल्लेखित थी। पहला, यही वह घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। दूसरे, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी की समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुष तक ही सीमित न रखें। कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक या शराब कानूनों का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। और तीसरी और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि अब उनका राज बहुत दिन तक नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। इसके कारण अतः यह बैठक निरर्थक साबित हुई। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी कई लंबी बैठकें हुई। उन्हें बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी, जिसकी शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, सारे कैदी की रिहाई और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। रेडिकल राष्ट्रवादियों ने इस आंदोलनों की आलोचना की क्योंकि गांधी जी वायसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए थे। गांधी जी को इस संभावित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल वार्ताओं का आश्वासन मिला था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ था और उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। मुस्लिम लीग का कहना था कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है। राजे रजवाड़े का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। तीसरी चुनौती तेज तर्रार वकील और विचारक B.R. अम्बेडकर की तरफ से थी, जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करते। लंदन में हुआ यह सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, इसलिए गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। नए वायसराय लॉर्ड विल्डन को गांधी जी से बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। अपनी बहन को लिखे एक निजी खत में बिलिंगडन ने लिखा था कि अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह जो वो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। देखता हूँ कि अमेरिकी प्रेस उसको गजब की आदमी बताती है, लेकिन सच यह है कि हम निहायत अव्यावहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी को भगवान मान बैठती हैं। बहरहाल 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक शासक व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। 2 साल बाद सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों में के सत्ता में आने के 2 साल बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर और नात्सियों के कट्टर आलोचक थे। तदनुरूप उन्होंने फैसला लिया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हो तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। यह युद्ध समाप्त होने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शासकों पर दबाव डालने के वास्तव में 1940-41 के दौरान कांग्रेस ने अलग अलग सत्याग्रह कार्रवाइयों का आयोजन शुरू कर दिया। मार्च 1940 के मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। अब राजनीतिक भूदृश्य काफी जटिल हो गया था। अब यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश नहीं रह गया था। अब यह कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन 3
धुरियों के बीच का संघर्ष था। इसी समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में थी, जिसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे, लेकिन सरकार के मुख्य प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी थे। उनका कहना था कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दे। और 1942 के बसंत में चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स ने साथ वार्ता के कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर पूरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। इसी बात पर वार्ता टूट गई। ये तस्वीर है स्टैफोर्ड क्रिप्स के साथ महात्मा गांधी, मार्च 1942। फिर ये है महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद वायसराय लॉर्ड लिनलिथरो के साथ बैठक के लिए जाते हुए 13 अक्टूबर 1939। इस बैठक में युद्ध में भारत की हिस्सेदारी के स्वरूप पर चर्चा की गई थी और जब वायसराय के साथ वार्ता टूट गई तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दी थी। एक स्रोत देखते हैं, पृथक निर्वाचन पर अम्बेडकर का विचार क्या था। तो देखते हैं अम्बेडकर का विचार। तो दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव पर महात्मा गांधी की दलीलों को जवाब में अम्बेडकर ने लिखा, हमारे सामने एक ऐसा वर्ग है जो निश्चय ही अस्तित्व के संघर्ष में खुद को कायम नहीं रख सकता। जिस धर्म से ये लोग बंधे हुए हैं वह उन्हें सम्मानजनक स्थान प्रदान करने की बजाय कोढ़ियों की तरह दिखता है और जिनके साथ सामान्य संबंध नहीं रखे जा सकते। आर्थिक रूप से यह ऐसा वर्ग है जो 2 वक्त की रोटी के लिए स्वर्ण हिंदुओं पर पूरी तरह आश्रित है, जिसके पास आजीविका का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है। न केवल हिंदू और सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण उनके सारे रास्ते बंद हैं, बल्कि समग्र इतिहास में हिंदू समाज ने उनके सामने खुलने वाली हर संभावनाओं को बंद कर दिया है, जिसमें दलित वर्गों को जीवन के ऊपर उठने का कोई अवसर न मिल सके। इन परिस्थितियों में सभी निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति इस बात पर सहमत होंगे कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि ऐसे अपंग समुदाय के साथ संगठित निरंकुशता के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का एकमात्र रास्ता यही है कि उसे राजनीतिक सत्ता में हिस्सा मिले, जिससे वह अपनी रक्षा कर सके। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये कहा था। उसके बाद चलिए फिर देखते हैं, ये तो हो गया था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे दूसरा पार्ट में।